इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, बट मैंने सोचा कि ये जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, इसको पढ़ने में मजा इस तरह नहीं आएगा जब मैं आपको कोई केमिकल का कलर ना दिखा पाऊं, कोई एक्सपेरिमेंट किस तरह किया जा रहा है वो नहीं बता पाऊं, तो तब तक इस चैप्टर का मजा नहीं आने वाला। तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए एक थोड़ा दूसरा पैटर्न में डिजिटल मोड में आऊं, ताकि सब केमिकल्स जितने रिएक्शंस है इस चैप्टर में, जितने सारे इक्वेशंस है, उनको हम लोग देख पाए, व्यू कर पाए अच्छे से। तो आप लोगों के लिए श्रीवास्तव क्लासेस डिजिटल पैटर्न में चीजों को डिजाइन की है, और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं एक नए पैटर्न में, और आप लोगों को काफी पसंद आएगा ये चीज। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे कुछ पड़ी हुई है वो सारी चीज स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और आपको मालूम है ये चैप्टर में इनक्रेडिबल रिएक्शंस है, बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शंस होते हैं, और साथ में नए नए मिस्टीरियस सब्सटेंसेस बनते हैं। साइंस क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करवा के नए नए चीजें बनाता है, और उस नए नए चीजों के कारण नए नए चीजों की डिस्कवरीज भी होती है। तो चलिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों ने जितना पढ़ा है ठीक है, पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे वाली चीजों को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट भी चेक हो जाएगी कि आपने कितना गेन किया है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल चैप्टर। आपको आपके स्क्रीन पे कुछ इमेजेस दिख रही है। ग्लास का टुकड़ा है, टूट गया। मैंने कुछ चॉकलेट्स को आपस में मिला दिया। मैंने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। मैंने पेपर को मोड़ के कुछ चीज बनाया। बर्फ को पिघला दिया। लकड़ियां को काट दिया। अपने बाल को मैंने काटा। मानो ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, वो सब्लिमेट कर गया। सब्लिमेशन आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाता है। मैंने पानी को गर्म किया। मैंने अंडे को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये सारा काम जो मैं किया हूं, आपको क्या समझ आ रहा है? ये सारे जो चेंजेस मैंने किए हैं, ये फिजिकल चेंज में आएगा कि ये केमिकल चेंज में आएगा? सर फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। यस, ये सारे फिजिकल चेंज में आएंगे। हाँ, बहुत बच्चे बोलेंगे सर ग्लास का टुकड़ा तो टूट गया, फिर से आप तो वापस उसको जोड़ नहीं सकते हो। ठीक है बेटा, मैं जोड़ नहीं सकता, बट क्या ये जो टूटे हुए टुकड़े हैं, क्या उसका फॉर्मूला बदल गया? नो सर, नहीं बदला। तो जब तक कोई नए चीज का निर्माण नहीं होता है, तब तक केमिकल चेंज नहीं माना जा सकता है। जैसे कि ये पानी है, आइस। तो आइस जब सॉलिड स्टेट में रहता है तो H2O सॉलिड रहता है। जब वो पिघल जाता है तो H2O लिक्विड बन जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब पानी मतलब आइस पिघल गया तो क्या उसका फॉर्मूला बदल गया? नो सर, बिल्कुल नहीं बदला। पानी को गर्म किया, अब मानो वाटर को मैंने लिक्विड से मानो गैसियस स्टेट में लेके चला गया, तो क्या वाटर का फॉर्मूला बदल गया गैसियस स्टेट में? बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। तो ये सारे चेंजेस जो बच्चे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे चेंजेस फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। फिजिकल चेंज में चीजें के फॉर्मूलों में कोई बदलाव नहीं आता है। ये आपको भली भांति नजर आ रही हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पेपर का मैंने छोटा छोटा टुकड़ा कर दिया, तो आप बोलोगे सर छोटे छोटे टुकड़ों को तो फिर से जोड़ के पेपर नहीं बना सकते हो, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये फिजिकल चेंज है। तो बच्चे कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि मैं इसको फिजिकल चेंज क्यों बोल रहा हूँ? सर क्योंकि पेपर का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। यस, पेपर का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ, कोई भी नई चीज नहीं बनी है। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, केमिकल चेंज में अब आते, आपके सामने में लिखा हुआ केमिकल चेंज, तो इसका मतलब ये केमिकल चेंज है। आयरन की रस्टिंग, लोहा जो आप प्योर वाला लेते हो उसमें जंग लग जाता है और वो बन जाता है Fe2O3.XH2। बच्चों ये याद रखना, ये जंग का फॉर्मूला होता है, कभी कल आपसे पूछ लिया जाएगा, दिस इज रस्ट का फॉर्मूला है। तो आयरन में जब जंग लगा और वो रस्ट हो गया, तो क्या एक नया फॉर्मूला आया कि नहीं आया? एक नई चीज आई कि नहीं आई? आया।
तो Yes. मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो लोहा में जंग लग गया है, जो खराब हो चुका है, क्या फिर से आप अच्छा लोहा ला सकते हो वो जंग लगे हुए लोहे से? हाँ या ना? No, sir. बिल्कुल नहीं ला सकते हो। तो मतलब ऐसे बदलाव जिसमें नए चीज बन रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। लकड़ियों में आग लगा देंगे, आपको क्या लग रहा है, ये केमिकल चेंज होना चाहिए कि फिजिकल चेंज? Chemical. केमिकल चेंज होना चाहिए कि लकड़ी बनी हुई है कार्बन से, लकड़ी बनी होती है कार्बन से, और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन के हवा में उड़ जाता है। तो ये जो लकड़ी में जो कार्बन था वो जल गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वापस आप फिर से वो लकड़ी नहीं ला सकते हो। ओके, मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर में जो भी डाइजेशन की एक्टिविटी होती है, मुझे एक बात बताना, क्या जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है शरीर में, कोई खाना का डाइजेशन हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या जो खाना पच गया फिर से रॉ खाना बन सकता है क्या? No, sir. बिल्कुल नहीं बन सकता है। अंडा को मैंने पका दिया, चूल्हे पे चढ़ाया और ऑमलेट बना लिया, तो मुझे एक बात बताओ, जो टेस्टी टेस्टी ऑमलेट बनता है, वो कच्चे अंडे से जब टेस्टी टेस्टी ऑमलेट बनता है तो वो केमिकल चेंज होता है कि फिजिकल चेंज होता है? Sir, chemical change. केमिकल केमिकल चेंज। चेंज होता है, क्योंकि देखो पहले तो वो नरम अंडा था, फिर उसके बाद सख्त हो गई, उसकी टेस्ट अलग हो गई, तो उसमें कुछ केमिकल बदलाव आई है, नई चीज बने। ओके, बेकिंग ऑफ केक, घर में मम्मी लोग केक बनाती है ना? जो केक बनती है क्या करते हैं हम लोग, जो मैदा वगैरह था उसको गूंथ के फिर क्या करते हैं, ओवन में डाल देते हैं, फिर वो केक बन जाता है। जो केक बनती है, तो वो जो मैदे से केक बनता है तो वो एक नया रूप लेता है, उसमें एक नई टेस्ट आती है, उसमें हम लोग चीनी मिलाते हैं, उसमें हम लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, तब जाके हमें केक मिलता है। तो केक जो बनता है वो भी एक केमिकल चेंज में आता है, ये दिमाग में रखिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आप लोगों ने ये सारे नाम नहीं सुने होंगे, इसलिए मैं ऐसे इमेजेस लाया हूं कि आप लोग सारी चीजों को समझो। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा मालूम है? ध्यान से सुनना। Sir. कोई भी चीज पे देखो क्या होती है, कोई भी चीज पे क्या किया जाता है, एक दूसरे चीज की परत चढ़ा दी जाती है। ओके, तो जब एक दूसरा चीज का परत हम लोग चढ़ाते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन करवा के चढ़ाते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, ओके, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, तो इसको हम लोग केमिकल चेंज में ही लेके चलते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ केमिकल चेंज। बनाना, जो आपका मतलब केला खाते हो, केला सड़ जाता है, जब केला सड़ता है तो उसमें एक नई सी चेंज आती है, उसमें नए केमिकल सीक्रेट होते हैं, तो केला का सड़ना भी एक केमिकल चेंज में है। सोडा मिक्सचर, विनेगर और बेकिंग सोडा को मिला दिया। विनेगर जानते हो ना, सिरका, सिरका क्या होता है मालूम है बेटा? एसिटिक एसिड होता है। आप लोग सिरका का नाम सुने हो कि नहीं बच्चों? Yes, sir. यस सर। चाउमीन उमीन में डाला जाता है बनाने के लिए। तो आप क्या किए, एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना? तो एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा को जब आपस में मिलाते हो तो कुछ झाग टाइप का निकलता है और एक रिएक्शन होती है। तो जब भी एक रिएक्शन हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल चेंज है। पटाखे, जो पटाखे का जलना देखते हो, फायरवर्क्स, आग लगते हैं, तो क्या होता है, वो जो फटाके में कुछ केमिकल्स रहते हैं उसकी कंबशन होती है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और फिर जब रिएक्शन होती है तो बहुत ज्यादा हीट और लाइट निकलता है। तो हीट और लाइट निकल रही है, तो ऐसे जगह पे जो पटाखा में जो चीज डाला हुआ था उसमें कुछ केमिकल चेंज आ रही है, वो नया चीज बना रहा है, हीट और लाइट निकल रही है, तो फायर वर्क्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। बैटरी, घर में जो बैटरी यूज करते हो, आपने कभी वो जो पेंसिल वाला बैटरी है उसको तोड़ा है क्या? आप देखोगे अंदर में कुछ काला काला चीज रहता है, गौर किए हो? Yes, sir. तो यस सर। बैटरी रहता है, उसके अंदर में कुछ केमिकल्स रहते हैं, तो केमिकल में कुछ बदलाव आती है समय के साथ, इसलिए वो केमिकल खत्म होती है और फिर समय के साथ बैटरी आपकी खराब हो जाती है। तो आपके जो केमिकल बैटरीज होते हैं उन सब में केमिकल चेंजेस होते हैं। अपने घर में जो इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर में भी सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंज होती है, जिससे आपके घर में बिजलियां आती है जब करंट कट जाता है। तो आपके सामने मैंने कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल लाए, और इन सारे एग्जाम्पल में आपको एक ही चीज समझ आ रहा होगा कि कुछ नए चीज बन रहे हैं। तो बालकों मुझे एक चीज बताइएगा, जब नए चीज बनते हैं तो उस प्रकार के बदलाव को हम लोग क्या बोलते हैं? Chemical change. केमिकल चेंज। तो ये आप लोगों को मालूम है। तो
तो दुनिया में जो भी बदलाव होता है नॉर्मली अभी आप लोग अपने लेवल में चेंज को दो कैटेगरी में बांटोगे, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। बेटा मैं बोलूंगा ना कि आप लोग नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं ये सारे चीजें आप लोगों के लिए लाया हूं, तो आप लोग चीजों को और अच्छे से समझो। ओके, और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और एक बात मैं बता दे रहा हूं, ये सारे नोट्स आपको आपके मोबाइल पे भेज दिए जाएंगे, सारे का पीडीएफ बना के मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अपने मोबाइल में भी सेव रख सकते हो, और ऑब्वियसली कॉपी में जरूर इसको बनाना, क्योंकि जब लिखोगे तो और ज्यादा अच्छा से होगा। भले मैंने एक बार थोड़ा मोड़ा ये सब पढ़ाया, बट फिर से ठीक है, आप इसे एक नोट्स बना लेना। ओके, तो बच्चों ये समझ आ गई ना, फिजिकल चेंज में कोई भी नई प्रकार की चीज नहीं बनते हैं, और केमिकल चेंज में नए चीजें बनते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कौन सा चेंज रिवर्सिबल होता है और कौन सा चेंज रिवर्सिबल नहीं होता? सर फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज जो होते हैं बच्चों वो रिवर्सिबल चेंज होते हैं, मतलब आप उसको वापस ले जा सकते हो। जैसे पानी, वाटर लिक्विड स्टेट में है, मान लो सॉलिड स्टेट में है। अब वाटर को मैंने क्या किया, गर्म करके उसको लिक्विड बना दिया। ओके, और मैंने क्या किया, इसको और गर्म करके मैंने क्या किया, गैस बना दिया, माना स्टीम में चेंज कर दिया। तो वापस मैं पीछे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? ठंडा करूंगा तो फिर से वो गैस को सॉलिड बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? यस सर। यस सर। तो ऐसे चेंज रिवर्सिबल चेंज होते हैं, जहां पे सिर्फ स्टेट में बदलाव आ रही है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो स्टेट में बदलाव आना केमिकल चेंज में नहीं, फिजिकल चेंज में आती है। बट केमिकल चेंज एक ऐसी चेंज होती है जो इरिवर्सिबल होती है, आप उसको फिर से वापस नहीं ले जा सकते। एक बार लोहा में जंग लग गया तो आप फिर से अच्छा लोहा नहीं ला सकते हो। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं बच्चों वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस जो होती है वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ये दिमाग में आप लोग रखिएगा। मैं एक चेंज का बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, देखते हैं कितने बच्चों का दिमाग चल रहा है। एन एग्जाम्पल where both physical and chemical change takes place. Physical and बच्चों मेरा ऑडियो सुनाई दे रहा है ना आप लोग? कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना आवाज सुनाई देने में? आ रहा है सर। ठीक है ना, आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है सर। ओके, एन एग्जाम्पल where both physical and chemical change takes place. कोई एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकता है क्या? सर बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ पेपर। मतलब जो बगल में जल रहा है ये वाला कैंडल है ना। तो ये जो बगल में मैंने एग्जांपल रखा है कि बर्निंग ऑफ कैंडल में फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो वैक्स रहता है, वैक्स जो रहता है वो सॉलिड स्टेट में रहता है। जब उसको हीट मिलती है तो वैक्स क्या होता है, लिक्विड स्टेट में चला जाता है। तो वैक्स का स्टेट का बदलना एक फिजिकल चेंज होता है। और दूसरा, ये जो मोमबत्ती रहती है, ये मोमबत्ती को आप हीट करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और साथ में लाइट और हीट एनर्जी देता है, प्लस एनर्जी, लाइट और हीट एनर्जी दोनों देता है। तो एक बार जो मोम में आग लग गया और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी बन गया, तो वो वापस तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो दोनों चीज होती है। ये जो हीट और लाइट एनर्जी निकलता है उसके तहत केमिकल चेंज होती है, और यहाँ पे जो स्टेट चेंज हो रहा है उसके तहत फिजिकल चेंज हो रही है। बाल को समझ आया कि नहीं समझ आया? तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गिव एन एग्जांपल ऑफ चेंज वेयर फिजिकल एंड केमिकल चेंज बोथ टेक्स प्लेस। तो बर्निंग ऑफ कैंडल, तो एक्चुअली इसमें आप ये लिख सकते हो कि बर्निंग ऑफ कैंडल में मेल्टिंग होती है, पहले मेल्टिंग ऑफ वैक्स होता है। तो आपसे यदि सिर्फ एग्जाम में पूछा गया कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, तो क्या बोलोगे बेटा? सर फिजिकल। मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गई फिजिकल, और जो वैक्स बर्न हो जा रहा है वहां पे केमिकल। इनफैक्ट जब मोमबत्ती जलती है तो बर्निंग और मेल्टिंग साथ में होती है। क्लियर ना? चलिए, अब केमिकल रिएक्शन के बारे में मैंने आपके साथ हल्का फुल्का तो डिस्कशन किया ही था। तो केमिकल रिएक्शन में बच्चों क्या होती है ये आपको दिमाग में रखना है, ये सबको मालूम है।
जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, आप देखो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ और ये चीजों को काफी अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे जब सीनियर क्लासेस में आओगे तब काफी मदद होगी चीजों से। ओके, देखो केमिकल रिएक्शन में मान लो मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर चीज है, जैसे मैं लेता हूँ, मान लो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड लेता हूँ, चलो ये मैंने हाइड्रोजन परऑक्साइड लिया। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या किया जाता है, एक्चुअली मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, ओके, इसको थोड़ा सा यदि हीट वेट मिलता है, ओके, तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है इनटू H2O प्लस O2। ओके, गॉट इट। ये बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है कि यदि इस पे थोड़ी सी रोशनी पड़ जाती है तो ये टूट जाता है। ओके, तो मुझे एक बात बताना, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड थी बेटा, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है ना, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो बॉन्डिंग होती है ना, कुछ इस प्रकार की, ओके, इस प्रकार की होती है। ओके, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। दो ऑक्सीजन ऐसे जुड़े रहते हैं और दो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, ऐसा बॉन्ड रहता है, इस तरह से जुड़ा रहता है एटम्स आपस में। तो होता क्या है, जब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड टूटता है तो बनता है वाटर। तो वाटर में जो कुछ बॉन्ड रहता है ना, ऐसा बनता है। ओके, और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड रहती है ना बेटा, कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड रहती है। तो ये क्या है नहीं है वो दिमाग में मत लगाओ, बट मुझे एक बात बताओ, जैसा कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, सिंपल अभी आप समझो, जैसा कनेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है एटम्स के बीच में, क्या ये रिएक्शन होने के बाद सेम टाइप का कनेक्शन आपको एटम्स के बीच में दिख रहा है कि अलग टाइप का कनेक्शन दिख रहा है एटम्स के बीच में? सर अलग टाइप का कनेक्शन दिख रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है, तो पुराना बॉन्ड मतलब जो पुराना कनेक्शंस होता है एटम्स के बीच में, वो टूट जाती है और नए कनेक्शन एटम्स के बीच में बनते हैं। और जब नए कनेक्शन एटम्स के बीच में बनते हैं तो नए चीजें बनते हैं, और नए चीजें बनना मतलब नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। ओके, तो हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो पुराना चीज जो रहता है उसके बीच में जो कनेक्शन है एटम्स के बीच में वो खत्म होती है और नए चीज बनते हैं। ओके, इन फैक्ट क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, एटम्स अपने आप को रीअरेंज करती है। यदि मैं आपको बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल दूं ना, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, देखो मान लो एक पल के लिए मैंने बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं रिएक्शन करवा रहा हूं HCl से, ठीक है ना। तो इसमें जो बनता है चीज वो बनता है NaCl प्लस H2O। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला Na ये वाला Cl के साथ जुड़ गया और बन गई NaCl। ओके, और ये वाला OH और ये वाला H आपस में जुड़ा और बन गया वाटर। ओके, है ना, वाटर को कभी HOH भी लिख सकते हो क्योंकि H2O होता है। ओके, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ आ रही है कि क्या हुआ है कि चीजें, कोई नया एटम नहीं बना है, कोई नया एटम कहीं से नहीं आया है, बस क्या हुआ है कि एटम्स ने अपने जगह को बदला और दूसरे चीजों के साथ उसी चीजों में कंबाइन किया और नया प्रोडक्ट बना लिया। मतलब क्या हुआ, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। सिर्फ एटम क्या हुआ, रीअरेंजमेंट किया, आपस में किया है कि नहीं, और कुछ किया है क्या, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हुए। वही ना हुआ है कि सोडियम पहले OH के साथ था, अब सोडियम Cl के साथ जुड़ गया, और OH जो था अब H के साथ जुड़ गया और वाटर बन गया। ओके, तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो नो न्यू एटम्स आर एडेड या नो एटम्स आर डिस्ट्रॉयड, ये दिमाग में रखिएगा। केमिकल रिएक्शन में ये चीज नहीं होता है। आप लोगों ने जूनियर क्लास में डाल्टन का थ्योरी पढ़ा था, याद है ना बच्चों, डाल्टन का थ्योरी क्लास 9 में पढ़ा है ना? यस सर। तो आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है कि नो एटम्स आर क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड और डिस्ट्रॉयड। ओके, जब भी कोई रिएक्शंस होती है तो कोई भी एटम ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ क्या होता है, एटम रीअरेंज करती है, अपना जगह को बदलता है और उन्हीं चीजों में दूसरों के साथ जुड़ जाता है।
ओके, मतलब पुराने जो बॉन्ड थे, पुराने जो जुड़ाव थी वो खत्म होती है और एक नया जुड़ाव बनता है। ओके, गॉट इट, समझ गए? तो Yes. केमिकल चेंज में क्या होता है आप लोगों को समझ आना चाहिए। केमिकल चेंज के प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बच्चों ये तो आप लोगों को मालूम है, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज मतलब केमिकल चेंज का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आपसे कभी भी यदि डेफिनेशन पूछ लिया गया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आप क्या बोलोगे? प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दिया जाता हूं। ओके, प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंज इज केमिकल रिएक्शन। और बच्चों आप लोगों के लिए और एक चीज है कि ये सारे नोट्स के डिजिटल पीडीएफ आपको दे दिए जाएंगे, आपके मोबाइल में भेज दिया जाएगा। मतलब रात 9 बजे तक सारे जो मैं पढ़ाया हूँ वो चीज आपके मोबाइल में पहुंच जाएंगे, तो आप आराम से भी नोट्स बना सकते हो। बट साथ में मेरा रिक्वेस्ट है कि साथ में आप लिखते रहना, चीजों को समझते रहना, और वो डिजिटल नोट्स मोबाइल में सेव रखना। कभी कॉपी इधर उधर होता है तो आप उनसे समझ सकते हो, और पिक्चर्स भी रहेंगे वहां पे, तो समझने में काफी हेल्प मिलेगी। तो बच्चों आप लोगों को केमिकल रिएक्शन क्या होती है समझ आ गया ना? कोई दिक्कत Yes, किसी? sir. चलो, क्या होता है केमिकल चेंज के प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? पुराने जो जुड़ाव होती है, पुराने जुड़ाव टूटती है और नए जुड़ाव होती है एटम्स के बीच में। इनफैक्ट एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। चलिए, आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? क्या लग रहा है आपको? Number 2. Burning of magnesium in The air. burning of magnesium in air. वेरी सर गुड। सेकंड। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस यदि पिघलता है, तो आइस यदि पिघलता है तो अभी हम लोगों ने देखा कि H2O सॉलिड क्या बनता है? H2O लिक्विड बनता है। तो क्या हो रहा है? सिर्फ स्टेट बदल रहा है, नया चीज थोड़ा ही बन रहा है। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। हाँ, मैग्नीशियम जब हवा में जलती है तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नया चीज बना ना बेटा, ये नई चीज बनी है, आपस में कंबाइन हो गई, नई चीज बनी। तो जब भी नया चीज बनता है तो वो केमिकल चेंज में आता है। चीनी को पानी में मिलाना, तो चीनी को जब पानी में मिलाते हो, तो ये तो आप जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हो, क्या होता है? पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये मैं पानी के पार्टिकल्स बना रहा हूँ डैश डैश से, तो पानी के पार्टिकल्स के बीच में चीनी का पार्टिकल्स एंटर कर जाता है। ओके, तो क्या चीनी में कोई फॉर्मूला में बदलाव आता है क्या? बस यही होता है कि चीनी का जो बड़ा टुकड़ा था वो टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, यही ना होता है बच्चों? ओके, गॉट इट? तो चीनी का पानी में मिलाना कोई केमिकल चेंज नहीं है, ये सभी को मालूम है। हवा का बहना, जब हवा बहता है तो कोई केमिकल चेंज नहीं है, वो तो फिजिकली ही में आता है। तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। केमिकल चेंज देखो, कैसे पहचान सकते हो कि कोई केमिकल चेंज हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। कैसे पहचानोगे कि कोई केमिकल चेंज हुआ है? ठीक है ना, कोई केमिकल चेंज जब होता है ना, तो देखा गया है कि गैसेस निकलती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब भी कोई केमिकल चेंज होती है तो देखा गया है कि नॉर्मली गैसेस निकलती है। जैसे मैं एक आप लोगों को सिंपल रिएक्शन बता दूं, जिंक को यदि सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दोगे, ओके, जिंक को यदि सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे तो बनती है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखो गैस निकला, तो दिमाग में ये रखिएगा, यदि किसी रिएक्शन में गैस निकल रहा है, मतलब किसी बदलाव में आपको दिख रही है कि गैस निकल रहा है, तो आप मान सकते हो कि केमिकल चेंज हुआ है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज का बैठ जाना। जैसे मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, आप देख रहे हो ना, कोई पीला कलर का चीज नीचे में बैठ गया है, दिख रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. है ना? तो कोई रिएक्शन में कोई ऐसा सॉलिड चीज बनता है जो सॉल्यूबल नहीं होती है बट नीचे में जाके बैठ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब कोई ऐसा सॉलिड बन रहा है जो सॉल्यूबल नहीं है बट जाके नीचे में बैठ जा रही है, तो वैसे में हम समझेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है। जैसे कि क्या होता है बेटा, देखो पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला KI होगा, KI, और पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को आपस में मिला दो, ठीक है ना, दोनों एक्वस स्टेट में लेंगे
दोनों को आपस में मिला दोगे तो क्या होता है, एक पीला कलर का चीज बनता है PbI2 लेड आयोडाइड, जो नीचे बैठ जाती है और साथ में KNO3 बनता है। तो इस यहाँ पे आप लोगों को ये चीज दिख रही है कि यहाँ पे एक येलो कलर का सॉलिड बनता है जो बैठ जाती है, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो येलो प्रेसिपिटेट। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर येलो प्रेसिपिटेट। हाँ येलो कलर, कोई भी कलर का प्रेसिपिटेट हो सकता है। मतलब सिंपल ये समझ लो कि यदि किसी रिएक्शन में आपको लग रहा है कि प्रेसिपिटेट बनी है, और प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT भी लिखा जाता है, तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। समझ गए ना बच्चों, इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब किसी भी रिएक्शन में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड, समझ लेना कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, गॉट इट। कलर का बदलाव, किसी भी रिएक्शन में आपको लग रहा है कि कलर में बदलाव आई है, कोई एक रिएक्शन कर रहे हो और आपको लग रहा है कि उसमें कलर में बदलाव आई है, तो आप मान सकते हो कि केमिकल चेंज हुआ है। ओके, कोई भी रिएक्शन जिसमें लग रहा है कि कलर में थोड़ी सी बदलाव आई है, जैसे कि देखो क्या होता है, आप यदि फेरस सल्फेट .7H2O ये चीज लेते हो, ये हरा कलर का होता है, ठीक है ना। ओके, आप जब इसको हीट करोगे ना तो ये चेंज हो जाता है, एक रेडिश कलर का चीज बनता है, एक रेडिश कलर का चीज बनता है, कलर बदल जाता है और इसका कलर होता है ग्रीन कलर का होता है। ओके, तो किसी भी चीज को आप यदि देख रहे हो कि उसमें यदि कलर का बदलाव आया है तो आप मान सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, चेंज इन फिजिकल स्टेट, देखो अब फिजिकल स्टेट में बदलाव होना हमेशा नहीं माना जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, बट ये देखा गया है कि केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो फिजिकल स्टेट में भी बदलाव आते हैं। ओके, ये देखा गया है कि जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो फिजिकल स्टेट में भी बदलाव आते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक रिएक्शन में आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होती है, ठीक है ना। अब यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो वो बनती है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो बच्चों आप लोगों को यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि मैंने जो पहले लिया था वो सिर्फ एक सॉलिड था, बाद में एक सॉलिड और साथ में एक गैस निकली है, तो स्टेट में तो बदलाव आया है ना भाई, स्टेट में तो बदलाव आया चीजों का। यहाँ पे भी देख रहे हो, मैंने ये सॉलिड लिया, एसिड किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, अब यहाँ पे देख रहे हो कि गैस निकला है। तो स्टेट में बदलाव आना में को भी केमिकल चेंज में रखा जाता है, बट हर कंडीशन में नहीं। अब जैसे वाटर सॉलिड से लिक्विड बन गया तो उसको आप मत मानना कि वो केमिकल चेंज हो गया, साथ में आपको ये भी देखना है कि केमिकल फॉर्मूला में बदलाव आया है कि नहीं आया। समझ के बात को, तो कहीं ना कहीं फिजिकल स्टेट में बदलाव आना भी केमिकल चेंज के कैटेगरी में आता है यदि नया चीज बना है। ओके, टेम्परेचर में बदलाव, टेम्परेचर में बदलाव, जैसे यही वाला रिएक्शन करते हो जिंक प्लस H2SO4, यदि H2SO4 किसी कंटेनर में रखे हो, मानो एक कंटेनर है, ठीक है ना, एक कंटेनर में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड रखा और यदि उसमें मैं जिंक डाल देता हूँ, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देता हूँ, तो देखा गया है ना ये वाला कंटेनर गर्म हो जाता है। ओके, मतलब क्या होता है, यदि कंटेनर गर्म या ठंडा हो रहा है तो आप मान सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो बालकों आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि केमिकल चेंज के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या केमिकल चेंज हुआ है आप कैसे बता सकते हो। तो ये 5 चीजें आपके दिमाग में रहेगी कि गैस का निकलना, कोई भी इनसॉल्युबल सॉलिड का बनना, कलर में बदलाव आना, फिजिकल स्टेट में बदलाव आना, टेम्परेचर में बदलाव आना, ये मान सकते हो कि आप केमिकल चेंज हुआ है। अंडरस्टूड? ओके, कोई दिक्कत? सर आइस में भी तो फिजिकल स्टेट चेंज होता है। तो मैंने तो बोला उसमें तो ना, आपको ये दिमाग में रखना है कि जो फिजिकल स्टेट बदला है उसमें कोई नया चीज बना होगा, बट आइस जब फिजिकल स्टेट बदलता है तो क्या उसका कोई नया फॉर्मूला बनता है क्या? नहीं ना। यहाँ पे क्या है, नहीं सर। पहले जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड था, तो फिजिकल स्टेट हाइड्रोजन फॉर्मूला बदला ना यहाँ पे, समझे बात को। तो इसको मैंने बोला ना, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पार्ट है, बट हाँ जब केमिकल रिएक्शन होती है तो चीजें जो बनती है उनकी स्टेट डिफरेंट हो सकती है क्या, होती है, बट वो जो नया चीज बनता है उनका फॉर्मूला अलग रहता है। बट फिजिकल चेंज में यदि स्टेट बदला है तो फॉर्मूला नहीं चेंज होता है। गॉट इट बच्चों, कोई दिक्कत आप लोगों को? Excuse me, sir.
हाँ बोलो बेटा, पूछो। Sir, here Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus S2. So, sir, how we will find that reaction or how we will arrange it, sir? मतलब कि कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन हुई है? तो आप देखोगे, आप गैस का बुलबुला निकलते देखोगे। देखो क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो देखो, ये क्या किया है, ये जिंक को H2SO4 में डाल दिया। H2SO4 है, उसमें जिंक डाल दिया, तो दिख रही है कि बुलबुला निकल रही है। तो आपको दिख रहा है ना, जब बुलबुला निकल रहा है तो गैस का ही बुलबुला निकलेगा। और उस गैस को टेस्ट करने का तरीका होता है जो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, समझ गए बच्चे? कि और कुछ पूछना चाह रहे No, हो? sir, मेरा क्वेश्चन था कि Zn plus H2SO4 है, वो रिएक्शन करके ZnSO4 plus S2 होता है, तो ये रीअरेंज हुआ है, तो वो हम लोग कैसे करेंगे उसको? अच्छा, मतलब आप कैसे पहचानोगे कि प्रोडक्ट क्या बना है? यस सर। तो बेटा देखो, केमिस्ट्री अभी जस्ट पढ़ना स्टार्ट किया, केमिकल चेंज और रिएक्शंस आप अभी देख रहे हो। आस्ते आस्ते आपको समझ आएगी प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट गेस करना पॉसिबल नहीं है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यू कैन नॉट गेस द प्रोडक्ट, क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आप केमिस्ट्री में जो भी केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में लैब में की गई है और उसको आप पढ़ते हो। बट थोड़ा सा टेम्परेचर बदल दोगे, थोड़ा प्रेशर बदल दोगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाती है। तो एकदम प्रोडक्ट गेस करना इम्पॉसिबल, समझे बात को। बट नॉर्मल Yes, sir. कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं और आपको मालूम चलते जाएगा आस्ते आस्ते। ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। चलो बेटा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने में। ये इसका आंसर देखते हैं कि आप लोग दे पा रहे हो कि नहीं दे रहा। क्या हो गया? सर क्या करना है सर? आंसर देना है बच्चा। देखो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग क्लास 10 में हो तो क्लास 10 की जो छोटी सी पढ़ाई है उसको करके सीमित हो जाओ। मेरा एम है कि आप लोग ओलंपियाड निकालो। बच्चों आप लोगों ने ओलंपियाड का नाम सुना है कि नहीं, मुझे पहले ये बताओ। यस सर। आप लोगों ने एनटीएससी का नाम सुना है कि नहीं सुना? यस सर। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो 10th लेवल पे बच्चों की होती है एक एग्जामिनेशन, और ये एग्जाम बहुत 10th लेवल का सबसे मतलब अच्छा एग्जाम माना जाता है। जो बच्चे इस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, मतलब समझ लो कि वो तो आईआईटी निकालते ही निकालते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये एनटीएससी का एग्जाम के लिए आप लोगों को प्रिपेयर करूं और आप चीजों को अच्छे से समझो, एकदम डेप्थ में समझो, क्योंकि साइंस मीन्स ऑब्जर्वेशन, साइंस मीन्स चीजों को समझना, साइंस डजंट मीन्स रटना। ओके, चलो मुझे इसका आंसर बताना बच्चों। सर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यस, वेरी गुड वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर जैस्मिन। जैस्मिन, वेरी गुड जैस्मिन, वेरी गुड। देखो ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल राइट आंसर है, बाकी बच्चे देख ले। पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या कंडीशंस होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में चेंज इन एनर्जी होती है। एनर्जी में चेंज होती है कि नहीं होती है बच्चों? अभी हम लोगों ने देखा ना कि टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। तो टेम्परेचर में बदलाव आना मतलब एनर्जी में बदलाव आना। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो बिटवीन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, ये तो आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है कि सब्सटेंस कंबाइन इन डेफिनेट रेशियो टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। जूनियर क्लास में पढ़ा है ना बेटा आप लोगों ने, है ना? Yes. जैसे देखो Yes. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बनता है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे, यदि रिएक्शन का तो बैलेंसिंग लास्ट क्लास में समझाया ना, पर और थोड़े टफ टफ इक्वेशन में करवाऊंगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ है किस रेशियो में हुआ है? वाटर के कितने वॉल्यूम, सॉरी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं? 2 लिए हैं। ऑक्सीजन के कितने लिए हैं? 1 लिए हैं, है ना? तो जब भी वाटर बनेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करती है? 2:1। 2:1 में कंबाइन करती है। समझ गए बात को? तो जब भी एक केमिकल रिएक्शन होता है तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके वाटर बनते हैं। ओके, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनने के लिए हमेशा 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। मुझे एक बात बताओ कि मैं 5 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लूं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन लूं तो क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा? नो सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ही लेने पड़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होती है कि नहीं होती है? यस सर। होती यस है। सर। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए
देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। respiration. Slow combustion in which glucose present in the body cells combines with oxygen to provide The C number. C number। respiration. उसमें क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन में मालूम है ना, C6H12O6 ऑक्सीजन साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और एनर्जी बनती है, मालूम है ना। ये इक्वेशन सबको मालूम है कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. बायो में तो पढ़े होंगे। अब चलो कुछ केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं। देखो ऐसे ब्यूटीफुल इमेजेस देखोगे ना तो आपके आइडिया में क्लियर हो। कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस तरह होती है। तो पहला जो मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी दिखाने वाला हूँ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है आपके एग्जाम के सेंस से, दैट इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। मैग्नीशियम आप सभी को मालूम है, फॉर्मूला Mg होती है, और मैग्नीशियम को हम लोग हवा में जलाएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखो बच्चों मेरे बात को आप ध्यान से सुनना, मैं जो बात बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चंस एक्सपेरिमेंट से आते हैं और क्वेश्चंस में आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाता है कि आपने उस एक्सपेरिमेंट में क्या ऑब्जर्वेशन किया। ओके गॉट इट। होता क्या है बेटा, ये मैग्नीशियम को जब हवा में जला दिया जाता है, ये मैग्नीशियम की रिबन है, आपको दिख रही है ना मैग्नीशियम की रिबन? Yes sir. ओके, मैग्नीशियम रिबन को यदि आप हवा में जला देते हो तो आप देखोगे कि ऐसा ब्राइट डैजलिंग फ्लेम निकलता है, एकदम ब्राइट लाइट से जलती है। ओके, तो आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर में बदलाव आ रही है कि नहीं आ रही? बच्चों कोई भी चीज है आप उसको जला रहे हो और वो बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी निकाल रहा है, तो एनर्जी में बदलाव आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes sir. आ रही है। स्टार्टिंग में जब मैग्नीशियम मैंने लिया था तो कोई लाइट एनर्जी तो नहीं निकल रहा था। जब उसको ऑक्सीजन साथ कंबाइन करवाया तब भी लाइट एनर्जी नहीं निकल रहा है। बट जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर गया, ओके, तब इस रिएक्शन में देखा गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और साथ में बहुत ज्यादा एनर्जी निकला है। और आपने पढ़ा है कि एनर्जी में बदलाव आना एक केमिकल रिएक्शन का संदेश देता है। तो यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन हो रही है ये पक्का। तो आप लोग ये इमेज से आप लोगों को बच्चा समझ आया ना कि किस तरह से मैग्नीशियम जलती है, देख लिए ना। बट इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले देखो आपसे पूछा जाएगा कि इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या है। आपसे एग्जाम में ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा। तो बच्चों देखो मैं ऑब्जर्वेशन आपको लिख देता हूँ। ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में ऑब्जर्वेशन पूछे जाएंगे। इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या ऑब्जर्व किया? पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ना तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनती है ये व्हाइट कलर का पाउडर रहता है, व्हाइट कलर का छाई रॉक टाइप का बनता है। तो क्या होगा, व्हाइट एस आपको लिखना पड़ेगा, व्हाइट एस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। देखो एग्जाम में जब भी आपसे ऑब्जर्वेशन पूछा जाएगा ना बच्चों, तो आप क्या करोगे, आप रिएक्शन तो जरूर लिखना। रिएक्शन तो आपको लिखने का फुल हक है, रिएक्शन लिखे बिना काम नहीं चलेगा, रिएक्शन आपको लिखना ही पड़ेगा और साथ में जो ऑब्जर्वेशन है वो लिखना है। व्हाइट एस, ये जो है व्हाइट एस ऑफ MgO इज फॉर्म्ड, और दूसरा मैग्नीशियम बर्न्स विथ ब्रिलियंट व्हाइट, ठीक है ना, विथ ब्रिलियंट डैजलिंग फ्लेम, ठीक है ना, बहुत ब्राइट लाइट के साथ जलता है। गॉट इट बेटा, ये दो ऑब्जर्वेशन आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है ना। वी सी अ डैजलिंग फ्लेम ड्यूरिंग बर्निंग, गॉट इट। ये दो ऑब्जर्वेशन दिमाग में रहेंगे, एकदम ये दिमाग से निकलने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये एक्टिविटी? कोई दिक्कत आप लोगों को? पूछिए। चलो, अब पूछा गया है एक, इस एक्सपेरिमेंट को करने से एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चंस भी आए हैं बेटा कि मैग्नीशियम रिबन को साफ करना क्यों जरूरी होता है उसको जलाने से पहले। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या होता है, लैब में मैग्नीशियम की जो रिबन रखी रहती है तो वो रखे रखे क्या होता है, रखे रखे ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और उसके ऊपर लेयर बनते चल जाती है ऑक्साइड की और कार्बोनेट की। भले ही हल्का रिएक्शन होता है, ओके, बट एक लेयर बनते चल जाती है ऑक्साइड की। तो हम लोग क्या करते हैं, एक रगड़ने वाला पेपर, आप लोगों ने सैंड पेपर देखा है ना, कभी घर में रंग होता है तो देखे हो ना, दीवार को साफ करता है एक पेपर से। Yes. Yes sir.
उसको हम लोग सैंड पेपर बोलते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन पे क्या होता है, रखे रखे उस पे एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। तो ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी ना तो वो जल्दी अच्छा से जलेगा नहीं। तो क्या होता है, हम लोग घसते हैं ना तो वो ऑक्साइड का लेयर जो ऊपर में एक परत चढ़ जाता है वो निकल जाती है। आपने देखा होगा ना कि कोई भी चीज रहती है जो रखे रखे काला हो जाता है ना, आप देखोगे ना कोई भी चीज काला हो जाता है रखे रखे, तो काला Yes. क्यों होता है, क्योंकि उसपे एक लेयर चढ़ जाती है, ठीक है ना, वो हवा के साथ कंबाइन करके एक लेयर उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो उसी प्रकार मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और उस पर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, जिसको निकालना जरूरी है एक्सपेरिमेंट करने से पहले। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग, तो इसका आंसर है टू रिमूव the layer of oxide that gets deposited on its surface. सर सर हम लोग को स्कूल में यही क्वेश्चन पूछा गया था सर, हम भी यही आंसर लिखे थे सर, लेकिन मैम बोली कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ उसका कार्बोनेट का भी एक हाँ लेयर हाँ 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 हाँ, कार्बोनेट्स भी बनते हैं। ओके, तो रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑन, कार्बोनेट की भी लेयर बनती है बट मेजरली ऑक्साइड्स की लेयर बनते हैं, ठीक है, गॉट इट। यदि आप चाहो तो कार्बोनेट्स लिख दो एंड कार्बोनेट्स, बट सिर्फ ऑक्साइड भी लिखोगे तो चलता है। सर हम ऑक्साइड ही लिखे थे बस, लेकिन मैम मार्क्स काट दी। अरे छोड़ो ना, क्यों मार्क्स का टेंशन लेना, बट आपको कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है। साइंस पढ़ रहे हो, रटने नहीं आए हो, तो आपको मेन दिमाग क्या लगाना है, ये जो मैग्नीशियम का चीज था उसके ऊपर में कोई चीज की परत चढ़ गई और वो परत को हम लोग हटाए ताकि रिएक्शन अच्छा से आए। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि रगड़ने का क्या जरूरत है। गॉट इट बेटा, साइंस अब रटने के लिए नहीं पढ़ रहे हो आप। यदि आंसर में सिर्फ यही लिख देते हो टू रिमूव द लेयर ऑफ डिपॉजिट्स ऑन इट्स सरफेस, मतलब उसके ऊपर में जो जो लेयर का डिपॉजिट हो जाता है उसको हटाने के लिए रगड़ते हैं, दैट इज द सफिशिएंट आंसर बस। क्योंकि कार्बोनेट और ऑक्साइड के बारे में उतना डिटेल्स में अभी आप पढ़े नहीं हो, तो स्टेप वाइज लर्निंग होती है। तो आपका कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको कि उसके ऊपर में जो डिपॉजिट रहता है उसको निकालते हैं। समझ आ गई ना बालको, कोई दिक्कत? यस चलो, मार्क्स के पीछे क्यों दौड़ना, कॉन्सेप्ट के पीछे में दौड़ना। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है कि परत निकालना और कुछ नहीं। क्या का परत है, नहीं परत है, जब केमिकल रिएक्शन डिटेल्स में पढ़ोगे तब ना समझो। ओके, चलिए अब प्रिकॉशन फॉर द एक्सपेरिमेंट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। ये सीबीएसई ने आजकल ये पैटर्न अपनाया हुआ है। सीबीएसई इस पैटर्न में अक्सर पूछ रहा है आजकल कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या सावधानी बरतोगे आप, अक्सर। और इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कभी हाथ जला लेते हैं, कभी पैर जला लेते हैं। कुछ ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि बच्चे कुछ केमिकल्स को मतलब सोचे कि कैसा लगेगा पीने में, पी गए थे, पी के मर भी गए। तो मतलब कोई भी केमिकल्स को कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, लैब वेब में जो पड़ा हुआ है ये दिमाग में रखो। कोई भी केमिकल्स को ये कोशिश मत करना कि चुरा के घर ले जाए। ऐसे रिपोर्ट्स आए थे, दिल्ली के डीएवी से ये रिपोर्ट भी मिला था एक बार कि मतलब कुछ बच्चों ने केमिकल्स को मतलब एक डब्बे में डाला था और पॉकेट में ले जा रहे थे चुरा के, तो एसिड था तो काफी हार्म पहुंचा था उनको। तो कभी भी लैब में जाना आप लोग, तो देखो केमिस्ट्री पढ़ाने का मतलब है आपको एक आपके एनवायरनमेंट की समझ देना। केमिकल्स डेंजरस चीज होते हैं, उनको बहुत केयरफुली हैंडल किया जाता है। उसको चोरी करके थोड़ा सा लैब से निकालिए, क्योंकि हम टीचर्स बहुत परेशान होते हैं लेबोरेटरी में कि आधा सामान तो बच्चे लेके घर चले जाते हैं, बट वो सामान घर में काम का नहीं है, वो घर में हानिकारक हो सकता है, उसको लैब में ही रहने दिया जाए। तो कोई भी सामान को हाथ नहीं लगाइएगा, जो लैब में वही रहनी चाहिए। बट हाँ, किसी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले, वो चोरी चकारी तो बात अलग हो गया, बट एक्सपेरिमेंट करने के दौरान क्या प्रिकॉशन लेना है वो पहले देखना। देखो बच्चों, देखो ये एक्सपेरिमेंट को करने के टाइम में बहुत भयंकर रोशनी निकलती है और उस रोशनी में अल्ट्रा वायलेंट रेज रहते हैं। आपने सुना है ना कि सूरज को खाली आंख से नहीं देखना चाहिए, कि देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए। सूरज को यदि खाली आंख से देखोगे तो उससे अल्ट्रा वायलेंट किरण आते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो कभी भी आप लोग ग्रहण देख लोगे, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, ये सब जो होता है, तो आपको बोला गया है कि सूरज को देखने के टाइम चश्मा पहन लेना चाहिए यदि आपको ग्रहण देखना है, बोला जाता है ना? यस Yes, sir. तो दिमाग में रखो कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान सबसे
इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन जो है ना, वेयर यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास, वेयर यूवी प्रोटेक्टेड ग्लास। यूवी प्रोटेक्टेड मतलब अल्ट्रा वायलेंट प्रोटेक्शन तो दे सकता है। गॉट इट? आपको वो चश्मा यूज करना है जिसमें अल्ट्रा वायलेंट प्रोटेक्शन हो, क्योंकि बहुत भयंकर रोशनी निकलती है ना। द ब्राइट फ्लेम कैन हार्म योर आईज, फ्लेम कैन हार्म योर आईज। ओके, ये दिमाग में रखना है। तो आंखों को बचाना है, आंखों को खराब नहीं करना है, इसलिए इस रिएक्शन को करने के दौरान अल्ट्रा वायलेंट प्रोटेक्टेड ग्लास पहनना है। ठीक है ना? गॉट इट? तो इंपॉर्टेंट चीज देखो, रिएक्शन में हमेशा क्या याद रखना है, उसकी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सीबीएसई पूछता है, ठीक है ना। दूसरा उसका रिएक्शन, वो जो रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना, रिएक्शन। तीसरा आपको प्रिकॉशन। ओके, गॉट इट? ये तीन चीज तो आपको मालूम होनी चाहिए। तो ऑब्जर्वेशन आपको इस रिएक्शन का मालूम चल गया, इस रिएक्शन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन ये वाली है, ये एकदम इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में रहनी चाहिए बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये केमिकल इक्वेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। और बैलेंसिंग मैं सिखा चुका हूं, तो ऑब्वियसली बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे। बैलेंसिंग तो मैं बता दिया हूं ना आप लोगों को बच्चों। Yes, sir. वैसे मैं फिर से शॉर्ट में एक बार बता दूंगा ताकि डिजिटल पैटर्न में भी आपके पास चीजें रहे। चलिए, तो ये कहानी है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की। और कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, समझिएगा। हम लोग क्या करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला सही है कि गलत है? सही है सर। बिल्कुल सही है। हम लोग क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट के सॉलिड क्रिस्टल को मिला लेंगे पानी में, मतलब लेड नाइट्रेट एक्वस लेना है। ओके, लेड नाइट्रेट एक्वस। ओके, ये दिमाग में रखनी है कि लेड नाइट्रेट हम लोग एक्वस लेंगे। एक्वस का मतलब होता है कि कोई भी चीज को पानी में मिला देना। ओके, जैसे चीनी को पानी में मिला दोगे तो बोलेंगे कि वाटर की एक्वस, मतलब शुगर की एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना? यहाँ पे लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, और साथ में पोटासियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पोटासियम आयोडाइड को पानी में मिला लेंगे। तो देखोगे क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट को करने से पहले और बाद में क्या क्या चीजें होते हैं एकदम दिमाग में रखना है। लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। बेटा ये दिमाग में एकदम रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। जैसे चीनी को पानी में मिला देते हो तो कोई कलर आता है क्या? नो सर। नहीं आता। तो चीनी को पानी में मिलाने से जिस प्रकार कोई कलर नहीं आता है, उसी प्रकार लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड को पानी में मिलाओगे तो कोई कलर नहीं रहेगा। ओके, पहले दोनों अलग है, ठीक है ना। लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड दोनों अलग है। एक में लेड नाइट्रेट रखते हैं हम लोग और एक में पोटासियम आयोडाइड रखते हैं। मान लो ये वाला पोटासियम आयोडाइड है और ये वाला लेड नाइट्रेट। अब दोनों क्या हुआ, आपस में मिक्स हुआ। जब दोनों आपस में मिक्स होता है, जैसे ही आप इसको इसमें डालते हो तो ये दिखा है कि ये एक पीला कलर का सॉलिड बनने लगता है, और वो पीला कलर का सॉलिड आस्ते 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 बैठ जाता है पूरा नीचे। ओके, तो ये रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन में आपको क्या लग रहा है, ये केमिकल चेंज है कि नहीं है बालको? यस सर, यस सर। Yeah. तो बेसिकली क्या हो रही है, आपको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम के मेथड में दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा यहाँ पे। देखो बेटा, पोटासियम आयोडाइड का जब एक्वस सॉल्यूशन लेते हो तो पोटासियम आयोडाइड आपको मालूम है कि K+ और I- आयन से बनते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम है ना? तो देखो ये K+ आयन और I- आयन पानी में अलग हो, ठीक है ना। ये दो डिफरेंट कलर में दोनों आयन को मैंने दिखा दिया है, एक कैटायन है और एक एनायन है, ये आपको मालूम। ओके, मालूम है ना कैटायन एनायन क्या होता है बच्चों? Yes, यस sir. सर। यस ओके, सर। तो पोटासियम आयोडाइड को जब आप पानी में डालते हो तो वो अपने आयंस में टूट जाता है। पोटासियम आयन K+ आयंस और I- आयन में टूट जाता है। लेड नाइट्रेट को भी पानी में डालोगे तो वो भी अपने आयंस में टूटेगा। Pb2+ NO3 कितना माइनस नाइट्रेट आयन। तो आप देख रहे हो कि ये वाला देखो, ये Pb2+ की आयन है और ये वाला नाइट्रेट आयन, तो ये अपने आयंस में टूट गए हैं। अब इन दोनों को जब मैंने मिक्स कर दिया, जब इन दोनों को मिक्स करते हैं तो कहानी क्या होती है, ये थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। देखो क्या होता है, लेड क्या करता है, लेड
आयोडीन के साथ कंबाइन होने लगता है, ये आयोडाइड आयन के साथ। तो लेड आयोडाइड के साथ कंबाइन होता है तो बनता है PbI2, जो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। समझ गए? गॉट इट? आप इस इमेज में आपको समझ आ रही होगी। देखो ये वाला एक आयोडाइड का आयन है I-, ये दूसरी I- है, और ये वाली Pb2+ है। ओके, समझ रहे हो ना? तो रिएक्शन जब होती है तो दो I- एक लेड के साथ कंबाइन करती है PbI2, जो पीले कलर का होता है, और बैठ जाती है। और साथ में ये जो NO3 है वो क्या करता है, सॉरी मैंने डायग्राम थोड़ा गलत बना दिया, ये Pb कंबाइन करती है ये वाला NO3 I के साथ, ठीक है ना, ये वाला I- है। ओके, और ये NO3- कंबाइन कर जाता है K के साथ। तो क्या हुआ, सिर्फ चेंज हुई है ना, ये बन जाता है KNO3। तो सिर्फ क्या होता है, देखो K कंबाइन कर जाता है NO3 के साथ और Pb कंबाइन कर जाता है I के साथ। तो क्या हुआ, सिर्फ रीअरेंजमेंट हुई है, सिर्फ आयंस एक्सचेंज हुई है। तो बच्चों आप लोगों को आस्ते आस्ते ये समझ आ रही होगी कि रिएक्शन किस तरह होता है। देखो रिएक्शन किस तरह हो रही है, देखो PbI2, ठीक है ना, PbI2 था, नहीं पहले PbNO3 थी, PbNO3 होल ट्वाइस थी पहले, एक्वस, ठीक है ना, ओके, और हमारे पास KI एक्वस था। ओके, इक्वेशंस आपको दिमाग में रखनी है। अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन किया तो बना PbI2, ओके, जो एक येलो कलर का सॉलिड है। ओके, इसको आप डाउनवर्ड एरो से भी दिखा सकते हो, क्योंकि प्रेसिपिटेट जो बनता है उसको डाउनवर्ड एरो से दिखाया जाता है, या सॉलिड भी दिखा सकते हो, जो बैठ जाता है नीचे में ना उसको डाउनवर्ड एरो से दिखाते हैं, ठीक है ना। प्लस KNO3, KNO3 भी बनती है जो पानी के ट्रांसपेरेंट रूप में रहती है, एक्वस। ओके, ये जो चारों ओर है और चीजें वो KNO3। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, आप समझ रहे हो कि Pb2+ आयन थी, Pb2+ आयन थी, ओके, NO3- आयन था, K+ आयन थी, I- आयन था। तो क्या हुआ, ये Pb2+ और I- आपस में कंबाइन करके PbI2 बनाता है, और KNO3 के साथ कंबाइन होके KNO3 बनाता है। तो आप लोगों को प्रोडक्ट भी आप आस्ते आस्ते समझ आना चाहिए कि किस तरह से प्रोडक्ट बनता है, किस तरह से कौन किसके साथ कंबाइन करता है। ये समझ आएगी नहीं रिएक्शन बच्चों, कोई दिक्कत ये रिएक्शन समझने में? नो सर। नो, चलिए ठीक है। तो ये एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन में यहाँ पे एक बार मैं खाली जगह छोड़ दिया हूँ रिएक्शन लिखने के लिए, तो वो रिएक्शन को आप लोग प्रैक्टिस कर लेना आराम से। चलो, तो और केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं कि जिंक का रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ओके, देखो ऐसा ही, देखो क्या होता है ना बच्चों, आप लोग जब जाओगे इंजीनियरिंग करने, मेडिकल करने, तो रिएक्शन आपको करनी पड़ेगी। लेबोरेटरी में पहले टेस्ट किया जाता है, फिर उस चीजों का यूज किया जाता है। ओके, अब जैसे जिंक और HCl का रिएक्शन हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि जिंक और HCl का रिएक्शन में बनता है हाइड्रोजन गैस, उसका बहुत यूज होता है, हाइड्रोजन गैस का बहुत प्रयोग होता है, मतलब डे टू डे लाइफ एप्लीकेशन में हाइड्रोजन गैस का बहुत यूज है। तो हम लोग लेबोरेटरी में जो केमिकल रिएक्शन करते हैं, हम लोग तो छोटे लेवल में करते हैं कि समझ गए कि हाइड्रोजन गैस इस तरह बनाया जा सकता है, बट आपको मालूम है हाइड्रोजन गैस का नॉर्मल लाइफ में बहुत यूज है। तो हम लोग हाइड्रोजन गैस को फिर लार्ज स्केल में बनाते हैं। तो कोई भी हम लोग केमिकल रिएक्शन करते हैं, या प्रकृति में कोई भी रिएक्शन हो रही है, तो वो बिना मतलब का नहीं हो रहा, उसका इंसान के जीवन के साथ कोई रिश्ता है, तभी वो रिएक्शन किया जा रहा है। इंसान के लाइफ में कुछ प्रयोग है, तभी वो रिएक्शन किया जा रहा है। तो चलो देखते हैं जिंक और HCl के रिएक्शन कैसे किए जाते हैं। आपको सब सारे चीज के नाम मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब लैब आप करने जाओगे तो आपको देखो, अब भगवान ही ऊपर वाला ही जाने कि स्कूल कब खुलेगा, बट आप लोग लेबोरेटरी भी नहीं जा पाओगे। तो आप लोग कम से कम ये जानना चाहिए कि ये चीजें दिखती कैसी है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जाओगे तो इन चीजों से आपको काम करना है, मेडिकल में जाओगे तो इन चीजों से काम करना है। इसको स्टैंड बोलते हैं। देखो ये वाली स्टैंड होती है, ऐसी रहती है, इस तरह का स्टैंड रहता है, ठीक है। और स्टैंड में क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब को पकड़ने का जगह रहता है, ये वाला ऐसा रहता है, ठीक है ना, इसमें टेस्ट ट्यूब होल्ड किया जाता है। ओके, इसमें क्या करते हैं हम लोग, टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं ताकि हाथ में ना पकड़ना पड़े, हाथ में पकड़ने से गर्म होगा तो हाथ जल सकता है, तो इसलिए हम लोग स्टैंड में इसको लगा देते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो या HCl भी ले सकते हो। इस रिएक्शन में डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी प्रयोग किया जा सकता है। अब क्या है बच्चों, ध्यान से देखना, ये जो H2SO4 है उसमें जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल के रखे हुए हैं,
ओके। अब बहुत बच्चा पूछ सकता है कि सर जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा यूज करने का मतलब क्या है, जिंक का इतना बड़ा टुकड़ा यूज क्यों नहीं करते, एक बड़ा सा ही जिंक क्यों नहीं डाल देते। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब एक बड़ा सा जिंक डालोगे तो एसिड इस तरह इसको चारों ओर से अटैक करेगा, ठीक है ना। बट यदि छोटा छोटा टुकड़ा रखोगे तो देखो कि एसिड हर छोटे छोटे टुकड़े पे चारों तरफ से अटैक कर सकता है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि ये अंदर वाला पार्ट में एसिड स्टार्टिंग में अटैक कर सकता है, नहीं कर सकता है। बट यदि छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे तो चारों तरफ से अटैक करेगा एसिड, और चारों तरफ से अटैक करेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। बोलने का मतलब है कि जब तक ये वाला जिंक नहीं निकलेगा तब तक इधर वाला जिंक में तो अटैक नहीं होगा ना एसिड का। तो छोटे छोटे टुकड़े लेने का मतलब क्या होता है, रिएक्शन थोड़ी तेज होती है। गॉट इट बच्चों। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा क्यों लिया जाता है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट है, मानो जिंक है, ओके। इसको अभी इतना सरफेस एरिया में अटैक हो रहा है एसिड का, बट छोटे छोटे टुकड़े में ब्रेक कर दोगे तो ज्यादा सरफेस एरिया में ना एसिड अटैक कर रहा है। तो क्या होता है कि यदि ज्यादा सरफेस एरिया में अटैक करेगा तो रिएक्शन फास्ट होगा, ओके। तो बच्चों समझ आ गई ना छोटे छोटे टुकड़े क्यों लेते हैं। यस सर। ओके। यस सर। फिर क्या है, जिंक पे एसिड चलो ठीक है डाला हुआ है, तो ये जो रिएक्शन होता है, जिंक जब एसिड के साथ रिएक्ट करती है, जिंक जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो मैं सबका स्टेट अभी नहीं लिख रहा हूं, बट आप लोगों को मालूम है स्टेट तो स्टेट लिखनी है रिएक्शन में, ठीक है ना। क्योंकि स्टेट वाला पार्ट अभी पढ़ाया नहीं हूं, तो जब पढ़ा दूंगा तब आप लोग स्टेट लिखना मत भूलना। तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकला तो हम लोग अपवर्ड एरो से बताएंगे। और वैसे आप लोग जानते ही हो जिंक सॉलिड फॉर्म में रहती है तो सॉलिड लो। एसिड डाइल्यूट यूज कर रहे हो तो आगे में डाइल्यूट DIL लिख सकते हो, DIL लिख दोगे तो इसका मतलब एसिड डाइल्यूट। और जिंक क्लोराइड एकदम घुला हुआ रहेगा तो इसलिए एक्वस लिखेंगे, ठीक है ना। और हाइड्रोजन गैस लिखेंगे। तो गैस निकला है तो केमिकल रिएक्शन हुआ, ये गैस यहाँ से निकलेगा, ये ट्यूब से इधर जाएगा, और हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे कि वो गैस हाइड्रोजन ही है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, देखो हाइड्रोजन गैस के सामने कोई आप जलता हुआ कैंडल लाओगे ना तो वो एक पॉप साउंड के साथ जलेगा, ऐसा एक साउंड निकलता है, इस टाइप का साउंड के साथ वो जलता है, ठीक है ना, पटाक इस तरह साउंड निकलेगा वो जलेगा, ओके। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है कि गैस तो कोई भी हो सकता है, बट पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो गैस निकली है वो कौन सी है, कैसे पहचानोगे। तो यदि आप एक बर्निंग कैंडल उसके सामने लाते हो तो क्या होगा, वो बर्न करेगा एक पॉप के साउंड के साथ, ओके। समझ गए बात को, अंडरस्टूड। तो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है, तो एक बर्निंग कैंडल लाओ तो वो एक पॉप साउंड के साथ जलेगा, ओके। एक्चुअली हम लोग करते क्या है रिएक्शन में, देखो साबुन का पानी लेते हैं, तो साबुन का पानी से जब हम लोग गैस पास करते हैं तो साबुन के बुलबुले बनेंगे, और साबुन के बुलबुले में अंदर में हाइड्रोजन गैस भरा होगा, और जब वो साबुन का बुलबुला ये कैंडल से टकराएगा तो ये बुलबुला तो टूट जाएगा। जब बुलबुला टूट जाएगा तो हाइड्रोजन गैस खाली हो रहेगा, तो वो हाइड्रोजन गैस जब आग के साथ जलता है तो वो एक पॉप साउंड के साथ जलता है, समझ गए। तो ये रिएक्शन की सेटअप इस तरह की जाती है, ओके। अब बोलो कि हाइड्रोजन गैस को डायरेक्ट काहे नहीं निकाल देते, डायरेक्ट निकाल दोगे तो इधर उधर फैल जाती है। तो यदि सोप सॉल्यूशन से निकालोगे तो बबल्स के फॉर्म में निकलती है, तो बबल्स के अंदर में वो एनक्लोज रहती है, और जब कैंडल लाते हो तो बबल फूटता है और फिर वो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। तो ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप आपको समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ओके। तो ये एक आपको दिमाग में रखना है कि जिंक का H2SO4 के साथ भी रिएक्शन देख लो, ओके। आप पूरी तरह से इनको लिखना है कि जिंक जो आपने लिया था वो सॉलिड जिंक लिया था, जो एसिड लिया था वो डाइल्यूट लिया था, ओके, डाइल्यूट H2SO4 या HCl, आपकी मर्जी, आप HCl लो H2SO4 लो, सेम होगा। ZnSO4 घुली हुई रहती है, एक्वस रहेगा इसलिए, गॉट इट। प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसको अपवर्ड एरो से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाई शुड वी टेक स्मॉल पीसेज ऑफ जिंक, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हो, ठीक है ना। इसका ऑब्जर्वेशन आपसे पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, ठीक है ना। गैस इज इवॉल्व्ड, पहला ऑब्जर्वेशन होगा कि गैस इज इवॉल्व्ड, ओके। दूसरा ऑब्जर्वेशन आप लिख सकते हो कि कंटेनर बिकम्स हॉट,
कंटेनर की जगह में टेस्ट ट्यूब लिख दो, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट। ओके, ये ऑब्जर्वेशंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑब्जर्वेशन को आप कभी गलती से भी भूलना मत, ऑब्जर्वेशंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों जो ऑब्जर्वेशन मैंने हाईलाइट कर दिया है ये आपको दिमाग में रखने हैं, ठीक है ना। गैस इवॉल्व होती है, टेस्ट ट्यूब हॉट हो जाती है। ओके, गॉट इट। और क्यों Yes, छोटे sir. छोटे जिंक के टुकड़े लेते हैं ये तो आपको पता चल ही गया है। ओके, और ऑब्जर्वेशन में चाहोगे तो थोड़ा और लिख सकते हो कि गैस इज इवॉल्व और विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ये थोड़ा लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, विच बर्न्स विद The अ पॉप heat is साउंड। also produced. हाँ, टेस्ट ट्यूब बिकम्स हॉट, हॉट तो लिख दिया ना बेटा, ठीक है। तो गैस इज इवॉल्व विच, ध्यान से सुनना, गैस इज इवॉल्व विच क्या, बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, और पूछा गया कि कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन का एक कंफर्मेटरी टेस्ट दीजिए, व्हाट इज वन कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन यही है जो हम लोगों ने पहले देखा। ओके, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ओके बच्चों, तो आज के सिर्फ दिन एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। नहीं बच्चा, डायग्राम क्यों बनाओगे, एग्जाम आपको डायग्राम में आपके दिमाग में पिक्चर डालने के दिया हूँ कि किस तरह रिएक्शन की जाती है। तो बच्चों आज आप लोग जो पढ़े तो आप लोगों को मजा आया इस तरह पढ़ने में, ये यस बता, सर। मजा आया ना। Yes, sir. तो चलो बच्चों आज के लिए थैंक यू। सो विद अ बिग Presentation अच्छा था. Thank you, sir. प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, PPT. यस सर। थैंक यू थैंक यू। तो विद अ बिग स्माइल मैं आप लोगों को आज लीव कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, घर से बाहर कभी मत निकलना जब तक समय ठीक नहीं हो जाता है, और फिर हम लोग हंसते खेलते फिर से मिलेंगे, क्लासरूम स्टार्ट होगी, सब कुछ ठीक रहेगा। आप लोग सेफ रहना, अच्छे से रहना, ठीक है ना। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट Thank क्लास you, में। sir. बाय 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 थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय।